हेलो मित्रों, नमस्कार। पॉलिटी हब खेमराज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हमने जो सिटीजनशिप वाला जो टॉपिक था उसको क्लियर कर लिया है। और इसके बाद हमने बताया था कि आगे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें आज हम टॉपिक लेंगे, आप अंत तक जुड़े रहे तभी आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है बहुत ही जो कह सकते हैं लॉन्ग टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, तो ये धीरे धीरे ही क्लियर हो पाएगा क्योंकि इसमें अनेक पार्ट्स हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की। इससे पहले हम ब्रीफली समझेंगे, किसको समझेंगे कि हम फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। इसके बाद हम ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार क्या होते हैं इसको समझेंगे। और जो है लॉ राइट्स क्या होते हैं, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार क्या होते हैं। क्योंकि तीनों में डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं और तीनों को एक ही मान लेते हैं। तो इसलिए पहले इसकी जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आएंगे आर्टिकल्स पर, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। दोनों आर्टिकल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में ही हमको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने चाहिए। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम या फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड लॉ राइट्स, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको देखते हैं। पहले देखते हैं हम मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मानव अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैश्विक स्तर पर होते हैं, लेकिन ये संविधान में क्या है लिखे हुए नहीं है, या संविधान में इनका किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं होता है। और इसीलिए हम मानव अधिकारों का जब हनन होता है किसी व्यक्ति का, तो क्या होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। अगली बात यह कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन ये क्या होते हैं कि हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जन्म से पहले भी प्राप्त हो जाते हैं। ये कौन से ह्यूमन राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमको किसी देश के अंतर्गत मिलते हैं, जबकि ये पर्टिकुलर क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट होते हैं पर्टिकुलर कंट्री के होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो वैश्विक स्तर पर होते हैं। ठीक है मित्रों, इतना आप ध्यान रखिए। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं और उनका संविधान में उल्लेख होता है, उनका वर्णन होता है। अनेक सारे आर्टिकल्स में इसका वर्णन होता है। चाहे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे अन्य किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन निश्चित रूप से मिलता है। और ये हमेशा क्या होते हैं, ये स्टेट के प्रति हमेशा नेगेटिव रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्योंकि लोगों को जो ये राइट्स प्राप्त होते हैं उनके लिए वो राज्य के ऊपर किसी प्रकार का जो ब्लेम लगा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगा सकते हैं। ये पावर देते हैं हमको किसी भी संविधान में फंडामेंटल राइट्स। चलिए अगली बात करते हैं हम लॉ राइट्स की, यानी कि कानूनी अधिकार या विधि अधिकार। अब कानूनी अधिकार और विधि अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार और विधि अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संविधान में वर्णन नहीं होता है, ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक होता है, लेकिन उसका किसी प्रकार का यानी कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, वो कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो था उसको हमने जो हमारा संवैधानिक अधिकार था उसको हटाकर हमने लॉ राइट्स बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस बात को आप क्लियर करें। अगली बात करते हैं जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। हम अभी डेफिनेशन ही चल रही है, हमारी तीनों में जो डिफरेंसेस है उसको ही बता रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। तो जो लॉ राइट्स है उसको 31 आर्टिकल को हमने 44वां अमेंडमेंट यानी 44 अमेंडमेंट 1978 में किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। और जो हमारा कौन सा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हमने आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है और इसको एक नॉर्मल विधि कानून बना दिया है। अब कोई भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। ये हुआ क्लियर। तो तीनों में आप डिफरेंसेस समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। अगली
जो हम परिचर्चा करेंगे, अब चर्चा रखेंगे, वो रखेंगे अब हम किसकी, अब रखेंगे हम फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखते हैं। इसमें जो आगे के फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, उन सभी जो है फंडामेंटल राइट्स, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये आर्टिकल्स अनेक कंपटीशन एग्जामों में आते रहते हैं। आईएएस चाहे आरएएस, किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की आप एग्जाम दोगे तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा आप किसी भी टीचर्स एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीपीओ कर रहे हैं तो इसमें भी निश्चित रूप से आपको ये कुछ क्वेश्चन इनमें से मिल सकते हैं। तो आर्टिकल 12 को देखते हैं हम। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत यहां से ही हो जाती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हमको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? देखिएगा, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, यानी स्टेट की डेफिनेशन देने का काम आर्टिकल 12 करता है। इसके अलावा भी हम आर्टिकल 12 के अलावा भी राज्य की परिभाषा के लिए जो आर्टिकल्स देखते हैं वो 152 भी देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल पॉलिसी, जो हमको नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में दिए गए, उनमें भी हम स्टेट की जो है डेफिनेशन को देखते हैं आर्टिकल 36 में। तो ये हुई चर्चा स्टेट की परिभाषा की। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल 12 में कौन सी डेफिनेशन दी गई और कैसे दी गई है, उसको हम देखते हैं। तो आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन देता, उसमें स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं। अब आप स्टेट का मतलब किसी राज्य को ना समझे, स्टेट का जो है मीन्स है वो किसी कंट्री के लिए कहा गया है, यानी पूरे देश के लिए कहा गया है। अब आर्टिकल 12 में हम देखते हैं कि जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें सेंट्रल यानी कि संघ सरकार को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है संसद पार्लियामेंट, ठीक है। तो जब भी संघ सरकार की बात होगी संसद की बात होगी, ठीक है, यह बात ध्यान रखें आप। और आर्टिकल 79 संसद के बारे में बताता है, ठीक है। और इसके बाद में ये हुई संघ सरकार और संसद की बात, ये संघ सरकार और संसद की बात हुई। इसके बाद में इसी आर्टिकल्स में जो डेफिनेशन है स्टेट की, उसी में दिया गया है क्या, स्टेट की बात, राज्य सरकार की बात। अब राज्य सरकार में विधानमंडल होता है, विधानमंडल की बात करेंगे क्योंकि संसद एज ए सेंटर, इसी प्रकार स्टेट में विधानमंडल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम तो स्थानीय स्वशासन देखते हैं। अब स्थानीय स्वशासन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 1993 में इसके लिए कानून बनाए गए। 1993 और 1994। 1993 में हमने बनाए थे नगर, जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायतों के लिए पंचायती राज लेके आए थे। और 1994 में हमने नगर पालिका यानी शहरी स्वशासन के लिए कुछ कानून बनाए थे और उसी टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हम सिर्फ समझ रहे हैं आर्टिकल 12, इसके साथ में हम अनेक सारी चर्चाएं भी कर लेते हैं। तो हम सिर्फ वही देखेंगे जो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में दी गई। देखते हैं जो स्थानीय स्वशासन की डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं 73 और 74 अमेंडमेंट, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके बारे में इसमें अच्छे से जो है नगर पालिकाओं की और ग्राम पंचायतों की बात की गई है, ठीक है। अब सब हम बात करते हैं जो है ग्राम पंचायत राज की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी की जो संकल्पना थी, उनकी संकल्पना थी कि हमारा देश गांव तक शासन करे, हमारा देश गांव तक जो विकास की परिभाषा उसको लेकर जाए। तो आर्टिकल 40 में पंचायत राज के बारे में गांधी जी के जो विचार थे उसको हमने नीति निर्देशक तत्व में रखा, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन दिया गया है कि भाई साहब पहले ग्राम पंचायत होगी, अब पंचायत राज की बात करेंगे हम, पहले ग्राम पंचायत होगी, इसके बाद में पंचायत समिति होगी और जिला परिषद होगी। ये पंचायत राज का ढांचा है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर, जिस प्रकार पंचायत राज का, ऐसा स्ट्रक्चर किसका है, नगर पालिकाओं का है। अब नगर स्वशासन क्या है, नगर स्वशासन में सबसे छोटी इकाई है नगर पालिका, इसके बाद में नगर परिषद, इसके बाद में नगर निगम, ठीक है, क्लियर। ये हुआ स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 13। आप जुड़े रहिएगा वीडियो से अंत तक और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करें।
अब आर्टिकल 13 में चलते हैं। आर्टिकल 13 को देखने से पहले हम समझते हैं कि इसी में ही जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, या कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन किया गया, सुरक्षा दी गई है आर्टिकल 13 में। लेकिन इसी में ही इनके साथ कुछ छेड़छाड़ रूपी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में उस टाइम पर इसमें एक संशोधन किया गया था और आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया था। सब क्लॉज कौन सा? 4 जोड़ा गया था। इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की पावर दे दी गई थी संसद को। लेकिन हम बात करेंगे एक एक आर्टिकल्स के सब क्लॉज जो दिए गए हैं उनके बारे में, क्योंकि आज का वीडियो हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर ही पूरा रहेगा और हमने पहले भी बता दिया है ये बात। तो आर्टिकल 13 के जो फर्स्ट सब क्लॉज, सेकंड सब क्लॉज, थर्ड सब क्लॉज जो है उनमें हमने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिए, किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताया है। और आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 में जो हम हैं फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपरली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ हमको किसी प्रकार का अमेंडमेंट लेकर आना होगा। और अगर संसद ने इसको पास कर दिया तो राष्ट्रपति भी इसके तहत क्या होगा? बाध्यकारी होगा। इसके बारे में समझेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज फर्स्ट। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज फर्स्ट कहता है कि जो विधि या कानून संविधान के लागू होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई कोई विधियां हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कुछ विधियां हैं, या हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाई हुई कुछ विधियां हैं, लेकिन वो संविधान लागू होने से पहले की हैं, तो वो क्या होगा कि वह वहां तक शून्य होगी जहां तक फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो राइट्स यानी कि जो विधियां संविधान के लागू होने से पहले बनी है, तो वही विधियां आर्टिकल 13 है उसके सब क्लॉज फर्स्ट में रहेगी और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देती रहेगी। ये बात की गई है। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, इसी को कहते हैं आंशिक फेरबदल का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आंशिक परिवर्तन का सिद्धांत कह सकते हैं, या आच्छादन का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ क्लियर। यानी छिपने का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, ये चीज आप ध्यान रखें। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि आच्छादन और ये ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है। यानी जो संविधान से पहले की बनी विधियां हैं, 1 मिनट में एक एग्जांपल देता हूं और आपको समझाता हूं। एज इट इज ये जो विधियां हैं वो संविधान, ये फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज, इसको देखिएगा, ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इससे पहले की बनी हुई विधियां, ये फंडामेंटल राइट्स कब के हैं? जब संविधान हमारा लागू हुआ था। इससे पहले की जो विधियां हैं बनी हुई हैं वो क्या होगी? जब ये आपस में फंडामेंटल राइट्स और पूर्व की जो विधियां, कानून बनाए गए हैं, वो अगर ये टकराएगी तो क्या होगा कि जो पूर्व की विधियां ये हैं वो छिप जाएगी, ग्रहण हो जाएगा इनका। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ही ऊपर रहेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये क्लियर हुआ आच्छादन का सिद्धांत और ग्रहण का सिद्धांत। अब अगले सब क्लॉज को देखते हैं, आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 को देखते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 ये कहता है, क्या कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 जो भारत के संविधान को इंप्लीमेंट होने के बाद की जो विधियां बनाई गई है, वह भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक कर दी जाएगी वो विधियां, उन विधियों को अलग कर दिया जाएगा जो विधियां संविधान के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका, सेकंड का, आराम से समझिएगा। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, क्लियर। और फंडामेंटल राइट्स ये हैं, लेकिन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हैं ये, और इसके बाद में ये विधियां बनाई गई है। ठीक है, अब ये विधियां फंडामेंटल राइट्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद की है ना। लेकिन क्या होगा कि अगर ये विधियां यहां तक, मान लो कि यहां तक ये क्या करती है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो ये विधियों को यहां से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से क्या कर दिया जाएगा, यहां से ये विधियों को अलग कर दिया जाएगा, ऐसे अलग करके इनको रख दिया जाएगा। और ये क्या होगा,
एज इट इज यहाँ पर रुक जाएंगे। तो ये संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सर्वोपरि और उनको ही बढ़ावा देने का काम या उनको सबसे बड़ा मानने का काम किया गया है। विधियां संसद कार्यपालिका के द्वारा जो बनाई गई है वो विधियां किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर? ये फंडामेंटल राइट्स का जो सब क्लॉज 2 है इसमें बताया गया है। अब संविधान का सब क्लॉज जो 3 है, आर्टिकल 3 सब क्लॉज 3 जो है, आर्टिकल सब क्लॉज 3 उसके बारे में, और जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 13 के जो सब क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 जो है उसमें किसी भी प्रकार का आदेश जो प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला गया है और अध्यादेश जो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा निकलवाता है, वो अध्यादेश, आदेश, नियम, निर्णय, विनिर्णय, नियम, विनियम, ऐसे अनेक प्रकार के जो अध्यादेश वगैरह निकाले जाते हैं, अनेक सारी डिक्रीज होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली जाती है, वो सभी क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करने चाहिए। अगर वह करती है तो सुप्रीम कोर्ट उन विधियों को रोक सकता है और मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन दे सकता है और मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करने वाली होनी चाहिए। ये आर्टिकल जो आर्टिकल 13 है उसका सब क्लॉज 3 कहता है। लेकिन क्या हुआ, हम बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी की, तो 19 जो 3 तरह के वाद आए थे, वाद 3 तरह के कौन कौन से आए? संकरीवाद आया था 1952 में, और इसके बाद में एक और वाद आया था 1965 में संजय सिंह, इसके बाद में एक और वाद आया गोलकनाथ 1967 में, और इसके बाद में केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। जब जो शुरुआती 2 वाद थे उसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन कुछ सीमाएं उसकी निर्धारित कर दी थी कि इस सीमा तक ही कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इसके लिए एक प्रावधान लेकर आई और उन्होंने ये जो सब क्लॉज 13 आर्टिकल यानी आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 4 जोड़ा है, सब क्लॉज जो 4 जोड़ा है वो इंदिरा गांधी जी की ही देन है। और उन्होंने आर्टिकल 368 जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, उसमें भी किसी प्रकार का चेंज करके, यानी किसी प्रकार का उन्होंने चेंज किया और उस चेंज को करके उन्होंने सब क्लॉज फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 के रूप में जोड़ दिया था। और कहा गया, और उन्होंने जो 1951 में और 1952 का जो वाद था संकरीवाद और 1965 और 9 जो सज्जन सिंह वाद था, दोनों को चेंज किया और उन्होंने गोलकनाथ वाद को ध्यान में रखा। और 1973 का जो केशवानंद भारती वाद था वह भी उसी के अमेंडमेंट में आया, और जो अमेंडमेंट 24वां अमेंडमेंट हुआ और 25वां जो अमेंडमेंट हुआ 1971 का, उस दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, उनमें चेंज किया और उन्होंने कहा कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वह संशोधन इतने लेवल का होना चाहिए कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करने वाला होना चाहिए। और इसमें बताया गया कि मूल ढांचे की जो डेफिनेशन है वो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर वह क्या करेगा, उसकी डेफिनेशन देगा कि इस लेवल तक मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट में किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी क्यों ना हो। ये चीज बताई गई आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 में। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन एंड आर्टिकल 13 जिसमें आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोटेक्शन करते हैं जो है फंडामेंटल राइट्स को, और जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 है वो जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इसके आधार पर बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार का चेंज तो किया जा सकता है लेकिन वह जो हमारा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक आप संशोधन कर सकते हो लेकिन मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 की हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हम फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 की चर्चा करेंगे। राइट टू फ्रीडम, इसमें आगे के जो भी आर्टिकल्स उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छे से संविधान की परिचर्चा के साथ आपके साथ मिले और आपके कंपटीशन के तैयारी में कुछ सहयोग कर पाए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ। ओके, थैंक यू।